सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी और एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव जो यहाँ पर चला हुआ है, एवरीथिंग सब्जेक्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। जितने भी 60 मार्क्स के अंदर मैंने आपको पहले ही बताए थे, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ हम यहाँ पर जो है डिटेल से करने वाले हैं, बेसिक से करने वाले हैं, जीरो से करने वाले हैं। ठीक है, इसी सीरीज में जो है हमारी एचएसएससी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है और इस हरियाणा जीके की सीरीज में हम लास्ट 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी डिटेल जो है आपकी यहाँ पर नहीं बचेगी। तो आपका जो 25 नंबर का टारगेट है ना हरियाणा जीके का, वो अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, एक भी नंबर नहीं कटना चाहते, तो ये हमारी पूरी सीरीज देख लेना। 142 शिफ्टों तक जो है ये हमारी शिफ्ट जाएगी। ठीक है, सीरीज जाएगी 142 शिफ्टों तक जो है ये हमारी सीरीज जाएगी। और 142 शिफ्टों का मतलब है हम यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग जो है 2800 से 3000 जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, 2800 से 3000 जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे। और ये तो क्वेश्चनों की संख्या है, उसके बाद जो मैं डिटेलिंग आपको दे रहा हूँ ना, तो यकीन मानिएगा ये 4 से 5000 जो है क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, हरियाणा जीके के न्यू एमसीक्यू भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, 2026 में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली हमारे साथ ज्वाइन करना चाहिए और एक बार जो है यहाँ पर अटेंड करके देखनी चाहिए क्लास। अगर आपको लगे कि भाई डेफिनेटली आपको जो है इन फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम जो है यहाँ पर कौन सी शिफ्ट पर आ गए हैं, आज हम जो है यहाँ पर 92 पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। 92 पार्ट से पहले मैं 91 भाग कंप्लीट करवा चुका हूं और सीक्वेंस वाइज एक एक करके सभी देख डालो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं है। 1 साल की मेहनत के बाद अगर आपको ये लगता हो ना कि आगे की ज़िंदगी जो है सेट होने वाली है, बिल्कुल, अब तो 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है, डायरेक्ट आपकी सैलरी 52+ चली जाएगी भाई। तो ठीक है, अगर आपके जो दिल है, दिमाग है, उसमें दृढ़ संकल्प है भाई 1 साल की मेहनत करने के बाद आगे के 30-35 साल जो है आराम से गुजारे जा सकते हैं, तो भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो। 1 साल सब कुछ भूल जाओ और अपनी तैयारी में दिन रात एक कर दो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो और कोई डाउट आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और कुछ कमेंट्स का मैं जो है रिप्लाई नहीं कर पाया, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम मिलते ही मैं आप सभी के जो है कमेंट की रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। और अब जो है हम यहाँ पर जो है कौन से पेपर डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। आई नो थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो लंबा हो गया, बट ये बातचीत भी करना बहुत जरूरी है ताकि आपको हर चीज़ क्लियरिटी से जो है समझ आ सके। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन से शिफ्टों के पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है एचएसएससी जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का ये पेपर है, और DHBVN, UBHVN और HVPNL डिपार्टमेंट पेपर। इन डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी निकलती है ना, जैसे कि ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हो गया, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम हो गया, हरियाणा विकास प्राधिकरण निगम हो गया। ठीक है, इनके अंदर जो स्पेशल वैकेंसी निकलती है ना, उनकी जो है स्पेशल जो है एलिजिबिलिटी होती है। जैसे कि वैसे तो क्लर्क की वैकेंसी जो निकलती है हरियाणा में, आप सभी जानते हैं जो क्लर्क की हरियाणा में वैकेंसी निकलती है ना, सभी उस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि जो है +2 क्लास जो है उसके अंदर मांगी जाती है। लेकिन जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम या फिर HVPNL के डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी निकलती है ना, उनकी अलग एलिजिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण में LDC की पोस्ट निकली, तो उसमें ये नहीं है कि सभी फॉर्म भर देंगे, उसमें एक स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। फॉर एग्जांपल जो कॉमर्स का बच्चा होता है ना, जिसने कि BCom की होती है, BCom वाला बच्चा ही जो है ये फॉर्म भर सकता है। तो ऐसी पोस्टों को क्या कहा जाता है, ऐसी पोस्टों को जो है टेक्निकल फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट जो है ऐसी पोस्टों को बोला जाता है। और अभी मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था, जो 55 से लेके जिन बच्चों के 65 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो वो बच्चे डेफिनेटली जो है, अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट से संबंध रखते हैं ना, तो दिल ठोक कर आप अपनी तैयारी कर दो, बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, आपका नाम टेक्निकल में आएगा ही आएगा। ठीक है, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आपको तैयारी का मौका नहीं मिला या फिर आप तैयारी कर लेते तो सिलेक्शन हो जाते। ये फालतू की बातें होती हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं रहता। तो समय रहते अपनी तैयारी कर लो। और ये पिछले 2019 में जितने भी आपके डिपार्टमेंट में एग्जाम हुए थे ना, वो अब हम यहाँ पर सारी शिफ्टों के देखने वाले हैं। इससे पहले मैं ग्राम सचिव के सारे पेपर करवा चुका हूँ। ठीक है, और कौन सा करवा चुका हूँ, ग्राम सचिव के पेपर करवा चुका हूँ। और यहाँ पे बता देता हूँ, ग्राम सचिव के मैं सारे पेपर करवा चुका हूँ। ठीक है, ग्राम सचिव के जितने भी शिफ्टों में हुए थे ना, वो सारे पेपर करवा चुका हूँ। हरियाणा पुलिस के सारे पेपर करवा चुका हूँ। ठीक है, हरियाणा पुलिस के
कांस्टेबल प्लस सब इंस्पेक्टर दोनों के जो है 20 शिफ्टों के पेपर मैं यहां पर करवा चुका हूं। तो एवरीथिंग डिटेल आपको इस सीरीज में मिलने वाली है, कुछ भी नहीं छूटने वाला, यकीन मानिएगा। मेरा पेड जैसा कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, बस आप करने वाले होने चाहिए, सिलेक्शन लेने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है आपकी पहुंच में नहीं है, सब कुछ आप जो है हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको इंसान हासिल नहीं कर सकता। बस वही तीन चीजें चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, 5 मिनट आपकी वेस्ट हो गई है, मैं मानता हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये चीजें भी आपकी क्लियर करनी बेहद जरूरी थी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया था। तो सबसे पहले आपको इन सब की लोकेशन याद रखना होगा। आप सभी को पता है कुनाल और बनावली कहां पर है, दोनों ही हरियाणा में अवस्थित है। और हरियाणा के किस जिले में ये पड़ते हैं, तो ये हरियाणा के जो है फतेहाबाद जिले में पढ़ते हैं। ठीक है, फतेहाबाद जिले में ये पढ़ते हैं। ठीक है, 12 कहां पर पड़ता है, तो ये 12 पंजाब के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, पंजाब का जो रूपनगर है ना, वहां पर जो है ये पुरातात्विक स्थल पड़ता है। धोलावीरा कहां पर पड़ता है, धोलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है। इनकी लोकेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। वनडे एग्जाम्स में एग्जामिनर 1 लाइन का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, बताइए भाई सिंधु घाटी सभ्यता से जो पुरातात्विक स्थल है ये कहां पर पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हरियाणा में जो पूर्व हड़प्पा स्थल है ना, वो कुनाल हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल से आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो मैंने दे दिया है। अब आपको याद रखनी है किसकी खोज की और किसने की खोज की। ठीक है, कुनाल की खोज 1985-86 में जे.एस. खत्री और एम. आचार्य ने जो है हरियाणा में फतेहाबाद में की थी। बनावली की खोज जो है 1974 में डॉक्टर R.S. बिष्ट ने जो है फतेहाबाद में की थी। 12 की खोज 1950-51 में Y.D. शर्मा ने पंजाब के रूपनगर रोपड़ में की थी। और धोलावीरा की खोज जो है 1967-68 में J.P. जोशी ने गुजरात के कच्छ जिले में की थी। हड़प्पा की खोज आप सभी जानते हैं 1921 में दयाराम सानी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये सारी लोकेशन आपको याद रखनी है, किस राज्य में है, किस जिले में है, उसके बाद किस ईयर में और किसने खोज की इनकी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप हरियाणा का एग्जाम लगा लो या फिर सेंटर का एग्जाम लगा लो, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है भाई। हरियाणा जीके लगा लो या फिर इंडिया जीके लगा लो। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर्षवर्धन के बारे में है, यानी कि वर्धन वंश के बारे में है। और यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली हर बार पूछता है। वर्धन वंश के कौन से शासन ने अपनी राजधानी, शासन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, शासक आएगा भाई। ठीक है, तो वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदल ली थी। हालांकि ये बदली नहीं थी और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, मैंने कुछ भी क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं की है, HSSC ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। तो ये राजधानी बदली नहीं थी, हालांकि दूसरी राजधानी बना दी थी। जो हर्षवर्धन थे ना, पहली राजधानी तो थानेसर थी, आप सभी जानते हैं। दूसरी राजधानी जो है कन्नौज को बना लिया था। क्यों बना लिया था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। वर्धन वंश सबसे पहले आपको याद रखना है, वर्धन वंश की जो स्थापना है ना, पुष्यभूति वंश इसको बोला जाता है। और पुष्यभूति के द्वारा जो है इस वंश की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, या फिर प्रभाकर वर्धन भी आप मान सकते हैं। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन के कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। पहला था राज्यवर्धन, उनका सबसे बड़ा बेटा था। दूसरा था उनकी बेटी थी जिनका नाम जो है राज्यश्री होता था। और तीसरा हर्षवर्धन होता था जो सबसे छोटा होता था। ठीक है, उसके बाद जो है प्रभाकर जो है 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन जो है गद्दी पर बैठता है। और कब तक बैठता है, 647 तक जो है ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देता है, तो भाई आप सभी जानते हैं, इनकी जो बहन का विवाह किया होता है वो कहाँ पर किया होता है, किसके साथ किया होता है, ग्रह वर्मा के साथ जो है इनकी बहन का विवाह किया होता है। बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखना वर्धन वंश की स्थापना जो है, वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। राजधानी प्रारंभ में इस वंश की राजधानी थानेसर होती थी, आप सभी जानते हैं। प्रभाकर वर्धन के पुत्र, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र होते थे। राज्यवर्धन बड़ा पुत्र होता था और हर्षवर्धन जो है छोटा पुत्र होता था। और इनकी पुत्री का नाम जो है क्या होता था, राज्यश्री जो है इनकी पुत्री का नाम होता था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा, आप सभी जानते हैं 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 16 वर्ष का ये उस समय होता था। और जो है इसने एक हर्ष संवत नामक एक कैलेंडर की भी जो है
शुरुआत की थी। एवरीथिंग डिटेल जितना आपका एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। द्वितीय राजधानी कौन सी बनाई थी, आप सभी जानते हैं कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाई थी, ठीक है। कहां पर है कन्नौज, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब क्यों बनाई थी, हर्षवर्धन ने अपने बहनोई कन्नौज के शासक थे ग्रह वर्मा, इसकी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन नहीं करता इसकी मृत्यु कौन करता है, जो शशांक होते हैं ना और मालवा के राजा देवगुप्त होते हैं, उनके द्वारा जो है ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाती है। और इसका बदला लेने की राज्यवर्धन जो है जाते हैं बदला लेने के लिए और उनकी भी मृत्यु कर देते हैं। फिर बाद में जो है अब इन सब का बदला कौन लेता है, हर्षवर्धन लेता है, ठीक है। हर्षवर्धन बदला लेता है और फिर इनकी जो बहन होती है ना, जो सती होने के लिए जंगल में जाती है और इस बात से जो है हर्षवर्धन दुखी हो जाते हैं और फिर जो है उस केस में जो है हर्षवर्धन दूसरी राजधानी अपनी कन्नौज को बनाते हैं। तो ठीक है, ये मतलब होता है कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाने का। बाकी सारा उद्देश्य यहाँ पे लिख दिया, इसको आराम से आप बैठ के पढ़ लीजिएगा। ये अपनी राजधानी स्थानांतरित नहीं की थी भाई, थानेसर से कन्नौज अपनी राजधानी जो स्थानांतरित की गई है ना, ये लाइन नहीं होगी, दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। अब इनका एक युद्ध भी हुआ था भाई, पुलकेशियन द्वितीय से युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 618-19 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था, नर्मदा नदी के तट पर ये लड़ा गया था। और इसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, एहोल अभिलेख में जो है इसका उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। और एहोल अभिलेख को किसके द्वारा लिखा गया है, रवि कीर्ति के द्वारा जो है इस अभिलेख को जो है लिखा गया है। एवरीथिंग डिटेल जो है आप ये सारी याद रखेंगे। बाकी यहां पर जो है मैंने एवरीथिंग डिटेल आपको विस्तार से लिख दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत कब आया था, 629 में आया था। और हर्षवर्धन के दरबार में कब आया था, 635 ईस्वी में आया था, ठीक है। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, CU की नाम से जो है एक पुस्तक, इस जो चीनी यात्री था ना ह्वेनसांग ने, इसने एक पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन खुद भी एक लेखक था भाई, महान लेखक था। और इसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की थी। किसने, कौन कौन सी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बाणभट्ट कौन होता था, इसका दरबारी कवि होता था। इसने भी 2 पुस्तक लिखी थी, कादंबरी और हर्षचरित्र को जो है 2 पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने हर्षवर्धन वंश के बारे में लिख दी है भाई। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें एवरीथिंग आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किसने शुरू की थी, तो ये 2019 में जो है योजना शुरू की गई थी मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, 3 का, ठीक है। मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना हरियाणा में फरवरी 2019 में मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चरल एजुकेशन अवार्ड कृषि शिक्षा पुरस्कार को जो पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, ठीक है, कृषि शिक्षा पुरस्कार से सम्माना गया है, जिसको क्या बोलते हैं, CCSHAU, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप याद रखेंगे, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसको क्या बोला जाता है, GJU, ठीक है। GJU साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी याद रखना है भाई, गुरु गोविंद सिंह ट्राई सैनिटरी जो यूनिवर्सिटी है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर अवस्थित है, गुरुग्राम में ये अवस्थित है। लोकेशन भी जरूर याद रखना भाई, ठीक है। ये गुरुग्राम में है। CCHAU आप सभी जानते हैं हिसार के अंदर अवस्थित है। गुरु जम्बेश्वर भी हिसार के अंदर अवस्थित है। और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ये कहां पर अवस्थित है, मौलाना अंबाला में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी भाई, ठीक है। ये अंबाला में अवस्थित है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे, सारी यूनिवर्सिटी के बारे में आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार को यह एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला था ना, कब मिला था, 2017 में यह अवार्ड मिला था भाई। ईयर भी याद रखना, क्या पता जो है ईयर आपसे पूछ ले, ठीक है। तो एवरीथिंग डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, निम्न में से कौन सा हिसार जिले के लिए सच नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दे दिए हैं, हिसार के बारे में पूछ रहा है कि बताओ भाई अब इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो हरियाणा का पहला एबिक केंद्र हिसार में बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब ये एबिक केंद्र क्या होता है, एबिक की आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। एबिक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। डोंट वरी, सारी चीजें डिटेल से नीचे लिखी गई है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो दिमाग में नहीं छप रहा है ना,
PDF डाउनलोड करके 2-3 से बार पढ़ लेना, सब कुछ हो जाएगा आपका, बस करने वाले होने चाहिए आप, ठीक है। तो हरियाणा का जो पहली एबिक केंद्र हिसार के HAU हिसार में ये बन रहा है, ठीक है। पहला कथन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। दूसरा कथन क्या है, देश का पहला यंत्रिका ऑर्गेनिक फार्म हिसार में बन रहा है, ये भी कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथी बचाओ और पुनर्वास केंद्र हिसार में स्थित है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाथी बचाओ और पुनर्वास केंद्र जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है, ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एरोस्पेस विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में हो रही है, ये कथन भी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिटेलिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पे देखो हाथी बचाओ और पुनर्वास केंद्र वास्तव में यमुनानगर जिले के बनर संतूर गांव के पास जो है अवस्थित है। बाकी तीनों ऑप्शनों के बारे में लिख दिया है भाई, यहाँ से आप डिटेल से पढ़ लेना इनको, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के गृह मंत्री कौन थे, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई बच्चा ऐसा हो भाई मेरे को तो याद रखना भाई 2020 का, तो भाई नीचे जो है PDF में सबसे लास्ट में आंसर की दी गई है, वहां से जो है आप देख लेना, ठीक है। आपको वर्तमान दिसंबर 2025 का जरूर याद रखना है, ठीक है। दिसंबर 2025 का जो गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री, ये कौन हो जाएगा, तो ये जो है नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे, ठीक है। नायाब सिंह सैनी, ठीक है। और ये कौन है, वर्तमान में हरियाणा के CM भी है, ठीक है। तो ये दिसंबर 2025 के याद रखना, नायाब सिंह सैनी जो है राज्य के गृह मंत्री भी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, तो ये 2020 का भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। 2020 का आपको याद नहीं रखना है, दिसंबर 2025 का आपको याद रखना है, ठीक है। दिसंबर 2025 का आपको याद रखना है, और 2025 का कौन हो जाएगा, आसिम कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। आसिम कुमार जो है घोष हो जाएंगे, ठीक है। और पहले कौन होते थे, पहले जो है राज्यपाल कौन होते थे, धर्मवीर होते थे, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे वो धर्मवीर होते थे, और दिसंबर 2025 में हरियाणा के जो राज्यपाल है वो प्रोफेसर असीम कुमार जो है घोष हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, तो 8 में बोला गया हरियाणा के कौन से जिले में हिरण पार्क स्थित है, तो आप सभी जानते हैं हरियाणा के हिसार जिले में जो है हिरण पार्क अवस्थित है। स्थापना कब हुई थी, 1970-71 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये चीज ईयर भी आप याद रखना, ठीक है। कहीं जगह आपको जो है 1970 भी मिलेगा और 71 भी मिलेगा, तो दोनों को याद रखना, 1970-71 में जो है इसकी हिसार में जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, कुरुक्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। खप्परवास कहां पर अवस्थित है, झज्जर में अवस्थित है, ठीक है। झज्जर में अवस्थित है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, कैथल में अवस्थित है। तो कौन सा आंसर बच गया, आंसर बच गया नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। इस ट्रिक को क्या बोलते हैं, इस ट्रिक को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, लेकिन आपको ये बाकी 3 पता थे कि हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ऐसे भी जो है आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो ना, तो ये देख लेना कि उस क्वेश्चन में से आपको क्या आता है, उसको अलग कर लेना, बाकी जो है बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर सोल्व करना आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया सूरसागर कौन से कवि की रचना है, तो सभी जानते हैं सूरदास के द्वारा जो है सूरसागर की रचना की गई थी। फरीदाबाद के सीही गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है हरियाणा में कौन सा पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ था, तो पहला हुआ था जैन प्रकाश का हुआ था, ठीक है। जैन प्रकाश हुआ था, ये जियालाल जैन के द्वारा 1885 में निकाला गया था, ठीक है। तीनों के बारे में बता देता हूं, आइए। जैन प्रकाश समाचार पत्र हरियाणा का पहला हिंदी मासिक समाचार पत्र था। 1885 में जियालाल जैन के द्वारा जो है गुरुग्राम से इसको निकाला गया था। जाट समाचार पत्र की बात करूं तो यह समाचार पत्र 1889 में बाबू कन्हैया लाल द्वारा आगरा, उस समय प्रांत पंजाब क्षेत्र से बाहर लेकिन हरियाणा के जाट समुदाय में लोकप्रिय से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक भाई एक महत्वपूर्ण जो है उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1923 में स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा रोहतक से जो है इसका प्रकाशन
किया गया था। अब खैर संदेश की बात करूं तो यह समाचार पत्र 1948 में लाला हरदेव सहाय द्वारा भिवानी से प्रकाशित किया गया था। यह ग्रामीण जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के मुद्दों को जो है संबंधित था। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, हरियाणा की कौन से जिले में गांव की संख्या अधिकतम है। तो सबसे अधिक जो है यमुनानगर में हो जाएंगे और सबसे कम किस में हो जाएंगे, फरीदाबाद में हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा में सबसे जो ज़्यादा गांव है ना वो यमुनानगर जिले में है और सबसे कम जो गांव है वो फरीदाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, हरियाणा के हिसार जिले के केंद्र में कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है स्थित हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। और ये जो है इसको खेदड़ भी बोलते हैं भाई। ठीक है, ये हरियाणा के हिसार के खेदड़ गांव में जो है अवस्थित है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसकी जो स्थापना कब हुई थी, 2010 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 2 यूनिट है इसके अंदर, 600 मेगावाट की जो है 2 यूनिट है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद ये भी आप याद रखना, मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये कहां पर अवस्थित है, गुजरात के अंदर अवस्थित है। ये गुजरात के अंदर अवस्थित है। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो है ये कहां पर अवस्थित है, तो शासन वाला जो है ये एमपी के अंदर अवस्थित है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। रिहंद थर्मल पावर प्लांट कहां पर अवस्थित हो जाएगा, तो ये कहां पर अवस्थित होता है, यूपी के अंदर अवस्थित हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित हो जाएगा। चारों की लोकेशन आप जरूर याद रखेंगे। बाकी डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देखो, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी 2 इकाइयां हैं अलग अलग, 600 मेगावाट और 600 मेगावाट की। पहली मेगावाट यूनिट की जो पहली यूनिट कब चालू हुई थी, 24 अगस्त 2010 को चालू हुई थी। दूसरी यूनिट जो है 1 मार्च 2011 को चालू हुई थी। तो ये जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इनके बारे में चाहो तो याद रख लेना इंडिया जीके के रिगार्डिंग। बाकी ये तो आपको याद रखना ही रखना है राजीव गांधी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, थोड़ा सा। ठीक है, एग्जामिनर ने बड़ा ही ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। आइए बताता हूं क्या इसमें जो है आपको याद रखना है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में डैश प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये जो है वनों के बारे में पूछा गया है। इसका वैसे राइट आंसर क्या माना है एचएसएससी ने, ये माना है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती जो है माना है। लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो इसका क्या आंसर लगा के आते, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस उष्ण कटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो ज़्यादा एरिया है ना वो इसी वनों का है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन जो है यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आइए डिटेल से एक एक करके बता देता हूँ। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, जिसका ये आंसर माना है ना उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, ये वन मुख्य रूप से शिवालिक पर्वतमाला के साथ उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस उष्ण कटिबंधीय सूखे पर्णपाती ये वन व्यापक रूप से उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में जो है होती है। ठीक है, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। यहीं से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है और यहीं पे जो है बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, इन दोनों लाइनों को अच्छे से माइंड में बिठा लेना कि भाई उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, शिवालिक पर्वतमाला में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा शिवालिक पर्वतमाला में। और ये जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। हालांकि दोनों की लोकेशन एक ही है, ये जो शिवालिक पर्वतमाला है ना और उत्तर पूर्वी भाग है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मान के चलिएगा ये शिवालिक पर्वतमाला है और ये हरियाणा का उत्तर पूर्वी भाग है, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है। फिर भी एचएसएससी ने एग्जामिनर बना दिया, क्वेश्चन बना दिया बच्चे का जो है माइंड चेक करने के लिए। ठीक है, ये तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, याद रखना इनके बारे में। ठीक है, अच्छे से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद ये भी याद रखना है भाई, ट्रॉपिकल जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं। ये हरियाणा के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग जो अपना ये हो गया ना, हिसार वाला एरिया हो गया, फतेहाबाद एरिया हो गया और जो है सिरसा वाला एरिया होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से भी जो है कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, और वनों की बात करूँ तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, पंचकूला में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे कम किस जिले में पाए जाते हैं, फतेहाबाद में पाए जाते हैं। ठीक है, फतेहाबाद में पाए जाते हैं। और परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो किस जिले में पाए जाते हैं, पलवल में पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, भोर सैदान का प्रजनन केंद्र डैश की प्रजनन के लिए जाना जाता है। तो भोर सैदान का प्रजनन केंद्र जो है मगरमच्छ प्रजनन के लिए जो है जाना जाता है, और ये कहाँ पर अवस्थित है, कुरुक्षेत्र में ये अवस्थित है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ये अवस्थित है। स्थापना कब हुई थी, 1982-83 में हुई थी। ठीक है, 1982-83 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये देखो, भोर सैदान का प्रजनन केंद्र मगरमच्छ की प्रजनन के लिए जाना जाता है। यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और खाद्य और कृषि संगठन FAO की मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। हरियाणा वन विभाग ने जो है 1982-83 में जो है इसका प्रबंधन अपने हाथ में लिया था। तो ये चारों लाइन भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखनी बेहद जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं आप सभी जानते हैं भाई, 90 सदस्य हैं। और आरक्षित सीट कितनी है, रिजर्व सीट कितनी है, जो है 17 जो है इसमें रिजर्व सीट हो जाएंगी। ठीक है, और लोकसभा में कितनी रिजर्व सीट है, लोकसभा में जो है 2 जो है रिजर्व सीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, हरियाणा में पानीपत को किस रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का धान का कटोरा नहीं, बुनकरों का शहर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी मारकंडा की जो है उपनदी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मारकंडा नदी की जो उपनदी है ना वो कौन सी हो जाएगी, बेगना हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में बता देता हूं। आइए, बेगना नदी मारकंडा की एक उपनदी सहायक नदी है। ठीक है, मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ है, शिवालिक पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और यह नदी घग्गर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो हरियाणा और पंजाब से होकर बहती और कुरुक्षेत्र के पास घग्गर में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम जो है अरुणा होता था। ये जरूर आप नाम याद रखना, HSSC ना जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछ सका है, और हर बार जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है मारकंडा नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, अरुणा नाम से जो है इसको जाना जाता था। कौशल्या नदी को याद रखना, इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से पिंजौर के पास में है, और यह घग्गर नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य पुरस्कार कंवर मोहिंदर सिंह बेदी साल 2018-19 के लिए डैश को प्रदान किया गया था। तो किसको प्रदान किया गया था, ये किसको प्रदान किया गया था भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री किशन कुमार तूर और डॉक्टर सुल्तान अंजुम को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको जो है हरियाणा साहित्य अकादमी याद रखना है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुई थी। इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी हो जाएगी, हरिगंधा हो जाएगी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसकी मुख्य पत्रिका जमुना तट हो जाएगी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है वो शब्द बूंद हो जाएगी। हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना 2002 में हुई थी, जिसकी मुख्य पत्रिका जो है हरी प्रभा हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से एक ही जगह लिख दी है, ताकि आपको कोई भी चीजें सेपरेट जो है फाइंड आउट ना करनी पड़े। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को हुई थी, और मुख्य पत्रिका की बात करूँ तो हरिगंधा हो जाएगी। हरियाणा उर्दू अकादमी की बात करूँ तो स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई थी, मुख्य पत्रिका जो है जमुना तट हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की बात करूँ तो स्थापना इसकी 1970 में ही हुई थी, और पत्रिका का जो नाम है वो शब्द बूंद हो जाएगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की बात करूँ तो स्थापना 8 अगस्त 2002 को हुई थी, और मुख्य पत्रिका की बात करूँ तो हरी प्रभा हो जाएगी। ठीक है, ये सारी जो है आपको याद। अच्छा, एक और रह गया क्या, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, और इसकी जो पत्रिकाएं हैं कथा, समय और सप्त सिंधु जो है इसकी पत्रिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे ही डिटेलिंग से आपको याद करना पड़ेगा, और जो है टाइम लगाना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, ठीक है, अगर आप 2026 में सिलेक्शन चाहते हो ना, डेडिकेशन दिखा के सिलेक्शन चाहते हो, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। 8-10 घंटे लगाने पड़ेंगे भाई एक साल। ठीक है, 2-3 घंटे से या फिर 1 घंटे से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, 8 से 10 घंटे लगा दो। यकीन मानो जिंदगी में आगे सिर्फ आपको मस्ती ही करनी है, और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, और घर वाले भी आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ आप अपनी मर्जी के मालिक होगे।
तो बस 8-10 घंटे लगा दो, 1 साल भी नहीं कह रहा, मिनिमम मान के चलिएगा 3 महीने में जो है आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, मिनिमम 3 महीने, ठीक है। तो 3 महीने अपना सब कुछ यहाँ पर झोंक दो भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। और 20 में क्या बोला गया है, निम्न उपन्यास लेखन में से हरियाणा भाषा में पहला उपन्यास किसने लिखा था। तो आप सभी जानते हैं हरियाणवी भाषा में पहला उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया था, झाड़ू फ्री लिखा गया था, ठीक है। झाड़ू फ्री लिखा गया था, ठीक है। फ्री कैसे लिखेंगे भाई, झाड़ू फ्री नीचे लिखा है ना, मैंने लिखा है ये रहा, झाड़ू फ्री, अच्छा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। झाड़ू फ्री लिखा था इन्होंने, और कब लिखा था ये, 1930 में ये लिखा था, राजा राम शास्त्री के द्वारा जो है ये लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में पहला उपन्यास झाड़ू फ्री लिखा था, और यह उपन्यास 1930 में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा 92 पार्ट जो है फिनिश होता है। ऑफिशियल आंसर की मैंने नीचे दे दी है, कहीं पर भी भटकने की आपको जरूरत नहीं है, बस अपने आप को कमरे में बंद कर दो 3 महीने से 1 साल के बीच में, ठीक है। 1 साल से 3 महीने के बीच में अपने आप को कमरे में बंद कर दो और 8 से 10 घंटे लगा दो, डेफिनेटली सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप सच्ची लगन से, अगर पॉजिटिव माइंड से करेंगे ना, तो डेफिनेटली कुछ मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एग्जैक्ट स्कोर आप कितना कर पा रहे हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चनों में से कितने आप एग्जैक्ट ठीक कर पाए। और मेरी मोटिवेशन के लिए बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, या फिर बहनों के साथ, या फिर जो भी HSSC की तैयारी कर रहा है। और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा, इसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बस यही मेरी मोटिवेशन का एक जो है तरीका है, इसी से मुझे हिम्मत मिलती है, जो मैं इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट पेड जैसा जो है आपके लिए यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, आपको खुद को भी दिख रहा होगा, पेड में भी ये इतना सारा कंटेंट एक जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपकी कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्री PDF के लिए बिल्कुल आपको जो है टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।